नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. राइट टू डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस पैटर्न एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न. इंटरफेरेंस पैटर्न और डिफ्रैक्शन पैटर्न में क्या डिफरेंस है? डिफ्रैक्शन पैटर्न, इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होती है? ओके यहाँ पे लिख सकते हो. ओके इंटरफेरेंस पैटर्न and here is the diffraction pattern. इंटरफेरेंस क्या होती है इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो और डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन लिख सकते हो. फर्स्ट पॉइंट है ना. इंटरफेरेंस में क्या होती है? व्हेन टू सोर्स, ओके, दैट इज वी कैन से सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट रे व्हिच आर कमिंग फ्रॉम टू डिफरेंट कोहेरेंट सोर्स. ओके, that is called, that is form interference. We can say superposition of two coherent source, interference of light, we can say interference of light, that is called superposition of two coherent source. Light coming, superposition of light, we can say superposition of light okay, from two coherent source forms interference. एग्जाम्पल YDAC में क्या होती है? टू डिफरेंट सोर्स होता है. इंटरफेरेंस में क्या होती है? एक सोर्स होती है ना, जहाँ से लाइट निकलती है. दो स्लिट के हेल्प से क्या करते हैं? उसे हम लोग स्प्लिट करते हैं, है ना. और वो जो लाइट है वो लाइट क्या करती है? एक स्क्रीन पे जाके मीट करती है, तो वहाँ पे क्या बनती है? वो इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है. तो कंजुगेटिव ब्राइटनेस डार्कनेस का फॉर्मेशन होता है. ओके, डिफ्रैक्शन में क्या ले सकते हैं? डिफ्रैक्शन में इट इज ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स. ओके, ये भी सुपरपोजिशन होगा. सुपरपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स. ओके, दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन. सेकेंड क्या डिफरेंस है? इंटरफेरेंस पैटर्न में क्या होती है? जो आपका ब्राइटनेस डार्कनेस बनता है स्क्रीन पे, वो सेम विड्थ की होती है. फ्रिंज विड्थ वहाँ पे सेम होता है ना. सेंट्रल मैक्सिमम वहाँ पे भी बनता है. यहाँ देखो, यहाँ पे भी सेंट्रल मैक्सिमम बनता है, यहाँ पे भी सेंट्रल मैक्सिमम बनता है. सेंट्रल मैक्सिमम के बाद जो ब्राइटनेस डार्कनेस की फॉर्मेशन होती है, उसकी विड्थ इंटरफेरेंस पैटर्न में, एग्जाम्पल आप मान लो YDAC याद रखना, ठीक है. YDAC में क्या होती है? फ्रिंज विड्थ की जो विड्थ होती है वो सेम होती है. ओके, तो क्या लिखेंगे? सेंट्रल फ्रिंज इज मैक्सिमा एंड फ्रिंज विड्थ इज सेम. ओके, फ्रिंज विड्थ क्या होती है? सेम, कांस्टेंट होती है. फॉर ब्राइटनेस के लिए एंड डार्कनेस के लिए, दोनों के लिए फ्रिंज विड्थ की वैल्यू सेम होती है इंटरफेरेंस पैटर्न में. डिफ्रैक्शन पैटर्न में क्या है? डिफ्रैक्शन पैटर्न में सेंट्रल मैक्सिमा होता है, लेकिन वहाँ जो फ्रिंज विड्थ की वैल्यू है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती है. ओके, तो यहाँ पे भी लिखेंगे सेंट्रल फ्रिंज मैक्सिमा, सेंट्रल fringe maxima having maximum width, उसकी विड्थ क्या होती है? मैक्सिमम होती है. इसके बाद जो ब्राइटनेस डार्कनेस बनेगा उसकी विड्थ कम होती है. maximum width. After that, the bright width of brightness and darkness will be
decreases consecutively. Okay. After that, width of dark and bright fringes decreases. ठीक है, ब्राइट और डार्क की फ्रिंज विड्थ क्या होती है, डिक्रीज करती है. ये दो डिफरेंस है दोनों के बीच में, इसे याद रख सकते हो. Derive an expression for the capacitance of a parallel plate capacitance with air present between two plates. दो प्लेट्स के बीच में एयर प्रेजेंट है ना. इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, जो सी का फॉर्मूला पढ़े होगे ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, इसका डेरिवेशन हमें करनी है ना. ये भी थ्योरेटिकल पार्ट है, ऑलरेडी पढ़े होगे. मेथड क्या है, मेथड हम लोग बता देते हैं, डिस्कस कर देते हैं, है ना. आप उसको कैसे लिखना है आप उसे क्लास नोट से देख सकते हो. सपोज इस पे चार्ज आया प्लस क्यू, इस पे चार्ज आया माइनस क्यू, है ना. तो हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस. तो कैपेसिटेंस के लिए सिंपल याद रखेंगे क्यू इक्वल टू सी वी, ये फॉर्मूला तो पढ़े होगे. तो अगर हमें सी निकालना है तो सी कैसे निकालें, क्यू बाई वी, है ना. तो लेट सपोज मैंने कंसिडर किया कि इस पे फर्स्ट प्लेट पे चार्ज है प्लस क्यू, अनदर पे चार्ज है माइनस क्यू, तो चार्ज की वैल्यू तो पता है. अब हम क्या करेंगे, इन बिटवीन दीज टू प्लेट्स वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज की वैल्यू दोनों प्लेट के बीच में निकाल लो, उस वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पुट करो, आंसर मेरा आ जाएगा. वोल्टेज निकालने के लिए कंसेप्ट क्या होती है, सपोज ये दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस कंसिडर करो डी. अगर ये प्लस है तो इस पर प्लस चार्ज होगा, और ये माइनस है तो इस पर माइनस चार्ज आएगी. ओके. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम फर्स्ट प्लेट से सेकंड प्लेट जाएगी. सो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी वो कैलकुलेट करो. ओके. तो ड्यू टू दिस प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई इक्वल टू, है ना, फर्स्ट प्लेट कारण क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. अगर चार्ज डेंसिटी कंसीडर करते हैं, है ना, ड्यू टू प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये आएगी E1, और सेकेंड चार्ज है उसका भी क्या होगा, E2 इधर ही आएगा. तो दोनों ड्यू टू बोथ प्लेट फर्स्ट एंड सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है ना. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दोनों को ऐड कर देंगे. तो फर्स्ट का सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सेकेंड का भी कितना आएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. प्लस माइनस कंसीडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन ऑलरेडी कंसीडर कर रहे हैं. नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन ऑलरेडी मैंने कंसीडर किया लेफ्ट से राइट, और पॉजिटिव चार्ज का भी फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट से राइट, दोनों ऐड हो जाएगा. ये जब सॉल्व किए तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. अब यहाँ से वी निकाल सकते हैं, ई कैलकुलेट है तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, है ना. ई इक्वल टू क्या होती है, वी बाई डी. तो वी इक्वल कैसे लिखेंगे, ई डी, है ना. यहाँ से ई की वैल्यू पुट करो, यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो. सिग्मा को आप चेंज कर सकते हो चार्ज के टर्म में. सिग्मा क्या होते हैं, चार्ज डेंसिटी. सिग्मा इक्वल टू चार्ज डेंसिटी, चार्ज बाय एरिया. अगर इसकी प्लेट एरिया कितनी है, इसकी प्लेट एरिया ए है तो सिग्मा बाय सिग्मा इक्वल टू चार्ज बाय एरिया. ओके. सिग्मा को यहाँ से रिप्लेस कर दोगे, ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दो तो आ जाएगा. ये वैल्यू यहाँ पुट करो तो सी की वैल्यू आ जाएगी. Now see the third part, question number 3. Obtain the equivalent capacitance of the network shown in the figure for a 300 volt supply. Determine the charge on each capacitance. तो पहले सर्किट को सॉल्व करनी है ना, और सारे कैपेसिटेंस में कितनी अमाउंट ऑफ चार्ज है हमें कैलकुलेट करना है. तो पहले क्या करो, आप देखो ये 100 पिकोफैराड 200 प्लस 200 दोनों एक साथ कनेक्टेड है. ये दोनों कैसे होगा, सीरीज में. सीरीज में कैपेसिटेंस क्या होती है, हाफ हो जाती है. और सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होती है, दो आइडेंटिकल रेजिस्टेंस होगा सीरीज में तो डबल कर देंगे, कैपेसिटेंस में हाफ कर देंगे, क्योंकि फॉर्मूला क्या होती है दोनों में रिवर्स होता है. ओके. सो इसको रीड्रॉ करते हैं. ये वाली पार्ट 100 पिकोफैराड, ओके, ये वाली पार्ट एंड ये वाली पार्ट. ओके. सो ये दोनों को अगर देखोगे, ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में ये दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा, ये दोनों का इक्विवेलेंट 100. हाफ कर दो, 200 का हाफ कर दो 100. ओके. ये इस तरह से कनेक्टेड है. ये 100 पिकोफैराड फिर नीचे में इधर आ जाएगा, और इसके साथ ये बैटरी ऐसे. क्लियर है. ये 300 वोल्ट, ये आ जाएगा 100 पिकोफैराड, ये आ जाएगा 100, और ये 100 पिकोफैराड. मैंने क्या किया, इसको इसका इक्विवेलेंट मैंने यहाँ लिख दिया. अब फिर से अगर इस फिगर को देखोगे तो यहाँ पे आप देखो ये जो दोनों है, ये दोनों फिर पैरेलल कनेक्टेड है. दिस एंड दिस बोथ आर इन पैरेलल कनेक्टेड.
ओके, क्योंकि दोनों इसी जंक्शन के बीच में कनेक्टेड है, ये दोनों पैरेलल। तो पैरेलल में कैपेसिटेंस क्या होती है, C1 प्लस C2, दोनों को ऐड कर देंगे, ये दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा, C1 प्लस C2। तो 100 प्लस 100 200 पिको फैराड। ओके, अब ये फिर से कनेक्टेड है ऐसे, और ये बैटरी को ले लो ऐसे। ओके, 300 वोल्ट एंड 100 पिको फैराड। ये आ गया इसका सिंप्लीफाइड सर्किट। अब चार्ज इसमें फ्लो करेगा। यहाँ पे अगर देखोगे सो ये जो कैपेसिटेंस है 100 पिको फैराड और 200 पिको फैराड, ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। ओके, तो सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होती है, प्रोडक्ट बाय सम। ओके, तो लेट सपोज चार्ज इससे फ्लो करेगा Q, तो Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V। ओके, Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट 100 और 200 का इक्विवेलेंट कितना होगा, सीरीज में तो प्रोडक्ट बाय सम 100 इंटू 200 बाय 100 प्लस 200 300 पिको फैराड इंटू V कितना लिखेंगे 300 कैंसिल, Q 2 इंटू 10 पावर 4। और पिको का वैल्यू कितना होता है, ये पिको का मतलब 10 टू पावर माइनस 12 फैराड, पिको 10 टू पावर माइनस 12। ओके, तो यहां पे पुट करेंगे 10 टू पावर माइनस 12 कूलम। ये वैल्यू कितना आएगा, 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 8, 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 कूलम। इतना अमाउंट ऑफ चार्ज जो है ये बैटरी से निकलेगी, है ना। कितना चार्ज निकला, 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 कूलम। अब अगर देखोगे ये इसका इक्विवेलेंट 100 और इसका इक्विवेलेंट 100 ये था, है ना। ये चार्ज जो है यहां पे मैंने निकाला, तो ये चार्ज यहां से भी निकलेगा। अब ये चार्ज यहां पे आने के बाद देखो ये 100 और ये 100, ये चार्ज क्या होगा, हाफ हाफ स्प्लिट कर जाएगा 2 पार्ट में। तो 2 इंटू 10 पावर माइनस 8 का हाफ इधर जाएगी, हाफ इधर चला जाएगा, है ना। यहाँ पे देखो इसका हाफ 1 इंटू 10 पावर माइनस 8 कूलम, इधर कितना जाएगा 1 इंटू 10 पावर माइनस 8 कूलम। ये हाफ चार्ज ऐसे जाएगा। ओके, यहाँ पे चार्ज कितना आएगा 1 इंटू 10 पावर माइनस 8 ऊपर से, और ये चार्ज इधर से आ रही थी 1 इंटू 10 पावर माइनस 8। ये दोनों चार्ज ऐड हो जाएगा, यहाँ पे कितना जाएगा 2 इंटू 10 पावर माइनस 8। ओके, सो C1 कैपेसिटेंस में चार्ज की वैल्यू 1 इंटू 10 पावर 8। C2 एंड C3 अब ये दोनों इनसाइड सीरीज में है ना, सीरीज में चार्ज की वैल्यू सेम होती है। तो C2 C3 में भी ऑल्सो करंट की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू 1 इंटू 10 पावर माइनस 8 कूलम। C4 में चार्ज की वैल्यू 2 इंटू 10 पावर माइनस 8 कूलम। क्लियर है, तो ये चार्ज की वैल्यू हो जाएगी, इसको स्टेप बाय स्टेप आप लिख सकते हो। ओके, A dielectric slab of thickness T is kept between the plates of a parallel plate capacitors with plate cap separation is D. Derive the expression for the capacitance of the capacitance. ये भी theoretical part है ना। आप इसके लिए क्लास नोट को फॉलो कर सकते हैं। दो कैपेसिटेंस के बीच में डायरेक्ट्रिक स्लैब पुट किया गया है, ये वाली डेरिवेशन है ना। इसकी थिकनेस गिवन है T, ओके, और ये सेपरेशन है T है। इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, ये रिजल्ट होता है C इक्वल टू A/0 D माइनस T प्लस T बाई डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है क्या, ओके, K मान लो, है ना। इसके डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K मान लो। ये इसका डेरिवेशन है, इसकी डेरिवेशन करनी है। ओके, तो क्लास नोट को फॉलो कर सकते हैं इसके लिए। ये वाली क्वेश्चन, ए कैपेसिटर और कैपेसिटी C1 इज चार्ज टू द पोटेंशियल डिफरेंस V0। ये कैपेसिटेंस है कैप C1, इसको V1 वोल्टेज से चार्ज किए हैं। अब इसे डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। ओके, चार्ज करने के बाद डिस्कनेक्ट कर दो विद अ बैटरी। इट इज कनेक्टेड विथ एन अनचार्ज कैपेसिटर, दूसरा अनचार्ज कैपेसिटर C2, इसके चार्ज कनेक्ट किए हैं, सोन इन द फिगर। फाइंड द रेशियो ऑफ द एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द कनेक्शन ऑफ स्विच। जब स्विच को ऑन करेंगे तो पहले कितना एनर्जी था, बाद में कितना एनर्जी है, दोनों के बीच का रेशियो कैलकुलेट करना है, रेशियो। तो इनिशियल एनर्जी तो आप इजीली निकाल सकते हो, है ना। तो इनिशियल एनर्जी क्या होगा, हाफ CV², सिंपल, हाफ C1 V², V0 वोल्टेज से चार्ज किए, V0 का होल स्क्वायर, ठीक है। इनिशियल एनर्जी इतना है जब आप C1 कैपेसिटर को V1 वोल्टेज से चार्ज किए। ओके,
अब क्या किया, बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दो। अब इस C1 कैपेसिटर को C2 के साथ कनेक्ट करेंगे। ओके, सो C1 को जब C2 के साथ कनेक्ट करेंगे तो C1 पे चार्ज स्टोर है, C2 पे चार्ज नहीं है, तो चार्ज फ्लो करेगी किससे, C1 कैपेसिटर से C2 कैपेसिटर तक। तो चार्ज फ्लो कैसे करती है, फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, अपने आप तो चार्ज होगा नहीं। ओके, सो C1 कैपेसिटर जो है इसके पास वोल्टेज है क्योंकि इसके पास चार्ज है, तो इसका वोल्टेज ज़्यादा होगा, इसमें चार्ज है नहीं तो इसकी वोल्टेज इसके पास होगा नहीं। चार्ज और वोल्टेज एक दूसरे के साथ रिलेटेड होती है। V इक्वल टू KQ/R ये फॉर्मूला होता है। ओके, तो चार्ज अगर जीरो है तो वोल्टेज भी जीरो, इसके पास वोल्टेज है नहीं लेकिन इसके पास चार्ज है तो इसके पास वोल्टेज है, तो चार्ज फ्लो करेगी हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। तो चार्ज ऑब्वियसली C1 से किस पे जाएगी, C2 पे, चार्ज इस पे ऐसे फ्लो करेगी। ओके, अब ये चार्ज जो फ्लो करेगा तो चार्ज कब तक फ्लो करेगा, चार्ज तब तक फ्लो करेगी जब दोनों की पोटेंशियल सेम हो जाएगी, दोनों का वोल्टेज सेम हो जाएगा। अभी इसका वोल्टेज है, इसका वोल्टेज नहीं है, जीरो वोल्टेज है, इसकी मान लो 10 वोल्टेज है, इसकी मान लो 10 वोल्टेज है और इसकी जीरो वोल्टेज है। चार्ज फ्लो करना स्टार्ट होगा, इसका चार्ज इस पे, इससे चार्ज आएगी इस पे, तो चार्ज इस पे घटेगा, इस पे चार्ज बढ़ेगा, चार्ज घटेगा तो वोल्टेज भी घटेगा। इसका वोल्टेज हो गया मान लो 8 वोल्टेज, इसका वोल्टेज हो गया मान लो 2 वोल्टेज, इसकी वोल्टेज और घटेगी, सपोज मान लो 6 वोल्टेज, इसकी वोल्टेज और बढ़ेगी, सपोज 4 वोल्टेज, इसकी वोल्टेज हो जाएगी 5 वोल्टेज, इसकी वोल्टेज हो जाएगी 5 वोल्टेज। तो जब ये और 5 हो जाएगा, मतलब दोनों की वोल्टेज जब सेम हो जाएगी तब चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो हमें चार्ज फ्लो करना देखना है कि कब तक चार्ज फ्लो करेगी, तो उसके लिए क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल। तो ये जो 5 वोल्टेज है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। ओके, दिस इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल तक हमें क्या करनी है, चार्ज को फ्लो करवानी है। तो कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू निकालना होगा। ओके, सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड कॉमन पोटेंशियल। सो व्हाट इज द कॉमन पोटेंशियल, कैसे निकालेंगे, सिंपल, Q इक्वल टू CV, सिंपल सा फॉर्मूला, Q इक्वल टू CV। सो वोल्टेज कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल मीन्स वोल्टेज, वोल्टेज कैसे निकालेंगे, वोल्टेज इक्वल टू चार्ज बाय C, चार्ज बाय C। चार्ज क्या लेंगे, चार्ज की वैल्यू। ओके, लेट सपोज आफ्टर फ्लोइंग चार्ज है ना, इस पे चार्ज मान लो Q1 आ गया और चार्ज बाय C। ओके, चार्ज क्या आएगी, ऐसा बोल सकते हैं, जो जब C1 कैपेसिटेंस को जब मैंने V1 वोल्टेज से चार्ज किया, V0 वोल्टेज से, तो उस कंडीशन में जो कैपेसिटेंस को फुल्ली चार्ज होने के बाद जितना चार्ज स्टोर हुआ वही चार्ज जो है ये दोनों कैपेसिटेंस पे रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होती है, जो चार्ज इसके पास स्टोर था V1 वोल्टेज में वही चार्ज इससे फ्लो करेगी इस पे, तो दोनों चार्ज का समेशन कितना होगा, पहले वाले चार्ज के बराबर होगा, क्योंकि जो चार्ज इस पे था वही चार्ज कुछ इसमें जाएगा कुछ इसमें बच जाएगा। तो टोटल चार्ज जितना पहले था इनिशियली वही चार्ज बाद में भी रहेगी, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लिख सकते हैं। तो चार्ज क्या हो जाएगा, इनिशियली कितना चार्ज था जब ये C1 कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गई। जब C1 कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गई तो इस पे चार्ज की वैल्यू क्या है, कैसे निकालेंगे, Q इक्वल टू CV, तो C1 इंटू V0, क्योंकि इसे हम लोग V0 वोल्टेज से चार्ज कर रहे हैं। दिस अमाउंट ऑफ चार्ज विल बी प्रेजेंट व्हेन स्विच इज स्विच ऑन। ओके, तो ये अमाउंट ऑफ चार्ज इस पे स्टोर है, तो चार्ज कंजर्व होती है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये चार्ज कैसे लिखेंगे, टोटल चार्ज यही रहेगा C1 इंटू V0। अब आते हैं कैपेसिटेंस। सो कैपेसिटेंस क्या होगा, C1 C2 दोनों कनेक्टेड है, तो कैपेसिटेंस सीरीज में होगा या पैरेलल में होगा, इसे कैसे पता करेंगे। सो सीरीज में होने के लिए, दो कैपेसिटेंस सीरीज में होने के लिए चार्ज की वैल्यू सेम होनी चाहिए, पैरेलल होने के लिए चार्ज की वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए। तो जब आप इसको स्विच को ऑन करोगे तो चार्ज इससे फ्लो करेगा इसमें, तो चार्ज तो डिफरेंट है। अब इस पे देखो, इस पे चार्ज की वैल्यू ज़्यादा होगी, इस पे चार्ज की वैल्यू कम होगी, चार्ज इससे फ्लो करेगा, तो चार्ज की वैल्यू दोनों में क्या है, डिफरेंट है। सीरीज मेरा अगर सेम चार्ज होता तो सीरीज के बारे में सोचते, तो चार्ज अगर डिफरेंट है तो कैसे कहलाएगा, ये पैरेलल कनेक्शन कहलाएगा। तो पैरेलल कनेक्शन में कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, C1 प्लस C2। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे लिखेंगे, C1 प्लस C2, ये हो जाएगी इसकी कॉमन पोटेंशियल। जब ये वोल्टेज अटेन हो जाएगा तो उस कंडीशन के बाद चार्ज इसमें फ्लो नहीं करेगा। अब हम लोग निकालते हैं एनर्जी। तो एनर्जी कैसे निकालेंगे, फाइनल एनर्जी हाफ CV²। ओके, हाफ CV², तो C इक्विवेलेंट इंटू V फाइनल, ऐसा लिख सकते हैं।
हाफ सी बी स्क्वायर. ओके, सो व्हाट इज द सी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. दोनों कैसे है पैरेलल, तो C1 प्लस C2. व्हाट इज द वोल्टेज, फाइनल वोल्टेज. फाइनल वोल्टेज क्या लिखेंगे, ये कॉमन पोटेंशियल. ओके, इस वोल्टेज तक चार्ज फ्लो कर रहा है. ओके, सो वी स्क्वायर दैट इज इसका स्क्वायर करेंगे तो C1 V नॉट का होल स्क्वायर बाय C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर. यहां से अगर देखो तो स्क्वायर से ये टर्म कैंसल. ओके, सो व्हाट इज द फाइनल एनर्जी. फाइनल एनर्जी इक्वल टू हाफ C1 स्क्वायर V नॉट स्क्वायर बाय C1 प्लस C2. ये आ गई फाइनल एनर्जी की वैल्यू. ठीक है, दिस इज फाइनल एनर्जी. और ये क्या था, इनिशियल एनर्जी. क्वेश्चन क्या है, दोनों का रेशियो. ओके, इनिशियल व फाइनल. अब दोनों को डिवाइड कर दो, यू आई अपॉन यू एफ. डिवाइड करोगे तो देखो हाफ और हाफ कैंसल, दोनों में देखो ये हाफ कैंसल. ओके, वी नॉट स्क्वायर कैंसल. क्या बचेगा, इसमें C1 और इसमें ये वाला पार्ट. ओके, तो C1 बाई C1 स्क्वायर डिनोमिनेटर. ओके, और ये C1 प्लस C2 न्यूमरेटर. तो क्या लिखेंगे, C1 प्लस C2. यहां से आप देखो तो ये टर्म कैंसल. तो फाइनल इनिशियल एनर्जी बाय फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 बाय C1. क्लियर है. U फाइनल, सॉरी, U इनिशियल बाय U फाइनल, U इनिशियल बाय U फाइनल, दिस इज इक्वल टू C1 प्लस C2 बाय C1. ये हो जाएगा इसका आंसर. ओके, ये इसका रेशियो. क्लियर है. ड्रॉ द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड AC सोर्स. AC सोर्स में जब हम लोग फ्रीक्वेंसी अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में ग्राफ ड्रॉ करनी है. ओके, ग्राफ ड्रॉ करनी है फॉर इंडक्टिव रिएक्टेंस. इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होती है, XL. इसका फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इंटू एल. ओके, XL. ओमेगा इक्वल टू क्या होती है, पढ़े होगे 2 पाई f इंटू एल. 2 पाई f इंटू एल. ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई f सिंपल ये होती है. कैपेसिटिव देखोगे तो XC इक्वल टू क्या होती है, 1 बाई ओमेगा C. ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई f. ऐसे हम लोग लिख सकते हैं. ग्राफ ड्रॉ करनी है ना. ग्राफ ड्रॉ करनी किसके बीच में, इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी. ओके, सो XL बाय फ्रीक्वेंसी ये ग्राफ. और दूसरा ड्रॉ करनी है हमें फ्रीक्वेंसी वर्सेस XC. ओके, सो XL और F के बीच में, XL और F के बीच में. सो XL को ले लो y एक्सिस पे और F को ले लो x एक्सिस पे. तो कौन सा फॉर्म है, y प्रोपोर्शनल टू x का फॉर्म है. देखो y एक्सिस पे XL, x एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी. तो y प्रोपोर्शनल टू x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. सेकेंड वाले में देखते हैं XC और F के बीच में. XC को ले लिया y एक्सिस पे, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी डिनोमिनेटर में है x एक्सिस पे. तो y प्रोपोर्शनल टू 1 बाई x आ गया. तो y अगर x का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो ग्राफ कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा ग्राफ बनेगा. क्लियर है, ये इसका ग्राफ हो गया. ड्रॉ द फेजर डायग्राम फॉर सीरीज LRC सर्किट कनेक्टेड टू एन AC सोर्स. ओके, सीरीज LRC सर्किट में AC सोर्स कनेक्टेड है. तो फेजर डायग्राम, ड्रॉ द फेजर डायग्राम ऑफ सीरीज LRC सर्किट. ओके, फेजर डायग्राम की वैल्यू क्या होगी. सो सीरीज LRC सर्किट में करंट का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है. ओके, इस तरह से फिगर, ये मान लो रेजिस्टेंस, कैपेसिटी, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, CLR. अब ये AC सोर्स ले लो, AC सोर्स सीरीज है तो करंट का वैल्यू सेम होगा. ये करंट इसमें फ्लो करेगी I. ओके, ये करंट इसमें जाएगा. सीरीज में करंट सेम होता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है. इसके क्रॉस वोल्टेज VR, इसके क्रॉस वोल्टेज VL, इसके क्रॉस वोल्टेज VC. ओके, करंट सेम है. फेजर डायग्राम कैसा बनेगा, फेजर डायग्राम करंट कांस्टेंट ले लो. ओके,
सो रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज दोनों क्या होते हैं, सेम फेज में. सो दिस इज द वी आर. रेजिस्टेंस में करंट वोल्टेज सेम फेज में होता है. इंडक्टेंस में वोल्टेज लीड करती है. इंडक्टेंस का अगर डायग्राम देखोगे तो आई और वी एल के बीच में ऐसा ग्राफ बनता है. ओके, सो अगर आप इंडक्टेंस को देखेंगे इसी ग्राफ पे तो वी एल ऐसा बनेगा और करंट तो सेम है. करंट को मैंने कांस्टेंट रखा है. कैपेसिटेंस में अगर देखोगे तो कैपेसिटेंस में करंट और वोल्टेज इसमें डाउनवर्ड होता है. ओके, सो अगर कैपेसिटेंस को देखेंगे तो वोल्टेज के लिए ऐसा. जनरली VL जो होती है, VL की वैल्यू VC से ज़्यादा होता है. ओके, सो इसका इक्विवेलेंट अगर ड्रॉ करेंगे, है ना, तो इक्विवेलेंट कुछ इस तरह से बनेगा. करंट को कांस्टेंट ले लो, VL की वैल्यू VC से ज़्यादा होता है, तो नेट वोल्टेज क्या आएगी, अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज VL माइनस VC. ये इसका नेट वोल्टेज हो जाएगा. ओके, फेजर डायग्राम. तो इसका जो रिजल्टेंट कैसे लिखेंगे, ये इसका रिजल्टेंट. ओके, तो ये जो रिजल्टेंट है लाइक दिस. ओके, ये रिजल्टेंट क्या कहलाएगा, इसका नेट सप्लाई वोल्टेज. तो ये जो सप्लाई वोल्टेज है V, ये सप्लाई वोल्टेज V, ये वाली वोल्टेज है. ओके, तो ये जो वोल्टेज और VR यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ये VR. ओके, तो ये VR वोल्टेज और VL माइनस VC, ये दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ये सप्लाई वोल्टेज V. ओके, सो यहाँ पे हम लोग इसको फेजर फॉर्म में ये सप्लाई वोल्टेज V इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं, इसको वेक्टर की तरह कंसीडर कर सकते हैं. तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री. दो वेक्टर जब 90 डिग्री पे होते तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ओके, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर. तो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, VR का होल स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर. ये इस तरह से इसका वैल्यू बनेगा. क्लियर है. तो ये इसका फेजर डायग्राम हो जाएगा सीरीज RLC सर्किट का. अब ये वाली क्वेश्चन देखो. When an alternating voltage of 220 volt is applied across this device X में जा रही है, करंट इतना एम्पियर फ्लो करता है विथ लैग बिहाइंड द अप्लाई वोल्टेज बाय पाई बाय 2. सो करंट जो है लैग करती है वोल्टेज से, करंट लैग करती है वोल्टेज से. तो क्या होगा सर्किट एलिमेंट, करंट वोल्टेज से लैग करती है. अभी जस्ट मैंने बताया करंट अगर वोल्टेज से लैग करेगी तो क्या कहलाएगा, ये इंडक्टेंस में होता है. देखो करंट वोल्टेज, करंट लैग कर रही है वोल्टेज से इंडक्टेंस में, करंट लीड करती है कैपेसिटेंस में. तो ये जो हिंट दिया हुआ है, इस हिंट का मतलब ये हुआ X जो होगा, X क्या कहलाएगा, इंडक्टेंस कहलाएगा. इंडक्टेंस में करंट क्या होती है, लैग करती है. तो फर्स्ट पार्ट है नेम द डिवाइस X, ये क्या हो जाएगा, इंडक्टेंस, सिंपल. सेकेंड पार्ट देखो, if the same voltage apply across the another device Y, the same current flow but now it is the same phase में है. तो रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होती है. इसका मतलब Y कौन सा डिवाइस है, Y रेजिस्टेंस है. क्लियर है. सेकेंड पार्ट पे डायरेक्टली आते हैं. कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट व्हेन द सेम वोल्टेज अप्लाई अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ X और Y. अगर ये दोनों को सीरीज में लगा दोगे तो करंट की वैल्यू क्या होगी, तो अप्लाई कर दो. ये सपोज मैंने इंडक्टेंस कंसीडर किया और ये रेजिस्टेंस, सेम वोल्टेज अप्लाई करो. वोल्टेज की वैल्यू दिया हुआ है 220, तो यही वोल्टेज हो जाएगा. ओके, इसी ले लेते हैं, दिस इज 220. ओके, इसमें करंट का वैल्यू क्या होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है. तो पहले आपको करंट निकालने के लिए पहले L और R की वैल्यू पता होना चाहिए. तो L कैसे निकालोगे, इस वाले डेटा से डायरेक्ट निकाल सकते हैं. तो V इक्वल टू I इंटू एक्स एल. ओके, एक्सएल इक्वल टू V बाई आई. सप्लाई वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 220. करंट का वैल्यू कितना, 0.25. एक काम करो ना, यहां से एक्सएल वैल्यू डायरेक्ट निकाल लो. ओके, ये 0 सो 25 से डिवाइड करो. 25 हो जा 25 8 जा 200, 25 8 जा 200. ओके,
फिर 20 200 88 880 ओम हो जाएगा। ओके 880 ओम किसका आ गया, ये एक्सेल की वैल्यू आ गई। मैंने डायरेक्टली इसकी वैल्यू निकाल दिया एक्सेल 880 ओम। अब फिर लिखा हुआ सेकेंड पार्ट में सेम करंट फ्लो, करंट का वैल्यू भी सेम है जब ये सेम फेज में होती है। तो फिर रेजिस्टेंस के लिए तो मैंने बताया कि सेकंड केस में रेजिस्टेंस होगा तो अगेन आर इक्वल टू कितना वी बाई आई, है ना। वोल्टेज वही है 220 और करंट का वैल्यू सेम लिखा हुआ 0.25, तो ये भी तो वही हो जाएगा 880। ओके दिस इज ऑल्सो 880 ओम। करंट निकालना है। अब ये जो सर्किट बना ये आरएल सर्किट बन गई, आरएल सर्किट का सीरीज में। तो सीरीज आरएल सर्किट में हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, इसका इंपीडेंस। ओके सो इसकी इंपीडेंस कितनी आएगी, इंपीडेंस जेड इक्वल टू पढ़े होगे आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। इस केस में दोनों का वैल्यू सेम है, 880 का होल स्क्वायर प्लस 880 का होल स्क्वायर। क्लियर है, 880 का स्क्वायर प्लस 880 स्क्वायर, 880 स्क्वायर प्लस 880 स्क्वायर। ये कितना आएगा, जेड इक्वल टू 880 टाइम्स ऑफ √2, ऐसा लिख सकते हैं, ये इतना आ जाएगा। अब जेड फाइंड है, वोल्टेज दिया हुआ है तो करंट आप निकाल सकते हैं। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, वी बाई जेड। वी का वैल्यू 220 बाई 880 √2, 220 बाई 880 1/4, तो करंट का वैल्यू कितना आएगा 1/4 एम्पियर। ओके ये अमाउंट ऑफ करंट क्या होगा इसमें फ्लो करेगा। ठीक है, सॉल्व कर सकते हो इसको, √2 का वैल्यू 1.4 पुट कर दो, आ जाएगा। नाउ और क्वेश्चन, ए सीरीज LRC सर्किट इज कनेक्टेड टू एन AC सोर्स यूजिंग द फेजर डायग्राम, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। सो फेजर डायग्राम से इंपीडेंस निकालना है, ये तो वही पहले वाला पार्ट हो गया है। ओके सो जो मैंने पहले डेरिवेशन किया था उसी से रिलेटेड है, इस तरह से ले लो कुछ, है ना। AC सोर्स ले लो और इसमें ये C का वैल्यू, ये R का वैल्यू, ये L का वैल्यू। फेजर डायग्राम, तो फेजर डायग्राम में जैसे मैंने पहले बताया था फेजर डायग्राम, है ना, तो अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया है उसी के बेसिस पे। ये I ले लो, ये हो जाएगा VR और ये हो जाएगा VL माइनस VC। क्लियर है, ये मैंने पहले डिस्कस किया था। तो फेजर डायग्राम जब मैंने इसका देखा था, सप्लाई वोल्टेज V, VL, VR, VC। सो ये जो V आ रही थी सप्लाई वोल्टेज मैंने कैसे लिखा था, V इक्वल टू हाउ मच, VR का होल स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ये टोटल सप्लाई वोल्टेज आया था। तो एक्सप्रेशन फॉर द इम्पीडेंस, इसका इम्पीडेंस निकालना है, इसकी इम्पीडेंस की वैल्यू। सो कैसे निकालते देखो, सपोज इसमें करंट फ्लो कर रही है I, तो सप्लाई वोल्टेज V है, I है, मान लो इस पूरे सर्किट का इंपीडेंस कितना है Z, है ना। तो V इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं, I इंटू जेड। VR वोल्टेज ड्रॉप इन रेजिस्टेंस कैसे लिखेंगे, VR इक्वल टू वोल्टेज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस, है ना। करंट तो सब में सेम होगा, ये करंट की वैल्यू क्या होगी, सब में सेम होगी। सो VR को लिख सकते हैं I इंटू R, इसका होल स्क्वायर। VC VL वोल्टेज इन इंडक्टेंस कैसे लिखेंगे, I इंटू XL होल स्क्वायर। वोल्टेज इन कैपेसिटेंस कैसे लिखेंगे, VC, इसको ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, ओके इसको ऐसे लिखेंगे I इंटू XL माइनस I इंटू XC, इसको ऐसे लिखेंगे। इसमें से I कॉमन ले सकते हैं, IZ, यहाँ देखो I है, यहाँ पे I है, यहाँ पे I है, स्क्वायर कॉमन लेंगे तो I स्क्वायर यहाँ से, I स्क्वायर यहाँ से, I बाहर हो जाएगा सेपरेट। तो I इक्वल टू डायरेक्टली कैसे लिखोगे, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, ओके XL माइनस XC होल स्क्वायर। I से I कैंसल, सो व्हाट इज द Z, Z इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। ओके सो यही इंपीडेंस की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है।
प्लॉट ए ग्राफ ऑफ सो द वेरिएशन ऑफ करंट विथ फ्रीक्वेंसी, करंट और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ प्लॉट करनी है, एक्सप्लेनिंग द नेचर ऑफ इट्स वेरिएशन ऑफ टू डिफरेंट रेजिस्टेंस R1 एंड R2, R1 इज लेस देन R2 एट द रेजोनेंस। ओके, तो ग्राफ प्लॉट करनी किसके बीच में, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ये रेजोनेंस का कंडीशन होता है। रेजोनेंस वाले में पढ़े होगे, सीरीज रेजोनेंस में एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है, उसके बिफोर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से पहले या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बाद करंट की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज करती है। तो ग्राफ कैसा बनता है, इसमें ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, लाइक दिस वन, ऐसा ग्राफ बनता है। ओके, ये जो वैल्यू होगी ये कहलाता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एफ नॉट, और इस पीक वैल्यू पे जो करंट आएगा, ओके, उस करंट को हम लोग मैक्सिमम करंट बोलते हैं। ये जो करंट की वैल्यू होगी, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम करंट। ओके, ये सपोज रेजिस्टेंस क्या है, दिस इज फॉर R1 रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे, R2 करोगे, तो रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो इसकी शार्पनेस क्या होगी, डिक्रीज करेगी, इसका पीक क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ओके, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला देखेंगे, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/r स्क्वायर रूट ऑफ L/C, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है। सो अगर आप R को इंक्रीज कर रहे हो, सपोज अगर R को इंक्रीज कर रहे हो, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ओके, यहाँ से नहीं पता चलेगा, ये जस्ट रिलेशन आ गया है ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखना है। तो करंट का वैल्यू अगर देखेंगे तो I इक्वल टू V/Z है ना, और Z में R आता है, Z में देखोगे ये फॉर्मूला होती है R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। सो अगर आप R को इंक्रीज करते हो, R2 मैंने लिया, R को अगर बढ़ाओगे तो करंट का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ओके, सो अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज करते हैं तो करंट घटेगी, मतलब ये जो मैक्सिमम आ रही थी ये वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो ग्राफ इस कंडीशन में कुछ इस तरह से बन जाता है, लाइक दिस। ओके, दिस इज फॉर R2, और इस कंडीशन में जो पीक आएगा ये पीक हो जाएगा I मैक्सिमम। ओके, सो दिस इज फॉर R1, दिस इज फॉर R2। तो रेजिस्टेंस जब कम करते हैं तो ग्राफ की करंट की भी क्या होती है, डिक्रीज करती है, और इसकी शार्पनेस क्या होती है, डिक्रीज करती है। ओके, ये इसका ग्राफ हो जाएगा। तो ये आपका सेक्शन सैंपल पेपर 1 है ना, इसके सारे क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट किए हैं।